माननीय देवाशीष सर के द्वारा और जो आलोक पांडे सर हैं उनके द्वारा लिया जा चुका है। और इनके द्वारा जो सिलेबस कवर किया गया है वो क्लास 1 to क्लास 3 तक के बच्चों के लिए किया गया था। क्लास 1 में के जो बच्चे होते हैं उनको वस्तुओं को दिखाया जाता है। वस्तुओं को दिखाने के बाद उनको वस्तुओं को कोरिलेट करना, वो किस तरह के दिखते हैं, और उनको आपस में एक दूसरे से तुलना करना, कि वो उनको सिखाया जाता है। इसमें हम लोग जो है सबसे पहले जो है, यानी कि जल्दी जल्दी में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं कि ये बिंदु होता क्या है। तो बिंदु जो होता है, और हम लोग जो हमारा जो ये शेप और पेरीमीटर और एरिया का जो विषय रहेगा वो केवल 2 आयामी रहेगा। हम लोग इसमें 3 डायमेंशनल बातों को नहीं करेंगे, यानी कि हमारी जो आकार होंगी उसमें लंबाई होगा और आधार होगा, लेकिन ऊंचाई नहीं होगी। जैसे कि ये एक बोर्ड है और इसकी सतह जो है इसमें ये आपकी, आप देख रहे हैं कि ये आपका आधार है और ये आपकी लंबाई है। आई थिंक बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या आप लोग? बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? जी दिखाई दे रहा है सर। हेलो। हाँ देखिए, तो अभी जी सर। हमने जो बात किया उसमें हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग 3 डायमेंशनल अभी आकार के बारे में नहीं सीखेंगे अभी हम लोग, क्योंकि हम लोग क्लास 1 to क्लास 5 के बच्चों के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों को उतना ज्यादा बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो आ, ये है जो नींव है उसको मजबूत करना है। तो क्लास 1 के बच्चों में जो देखा गया है उसमें हमको सबसे पहले आकार को समझना होता है। तो हम आकार को समझने के लिए इरेजर, आकार को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बिंदु से स्टार्ट करते हैं। तो बिंदु जो है वो एक चिन्ह होता है किसी भी सरफेस पे, यानी कि आप उस चिन्ह को मार्क करते हैं, ये एक बिंदु है। इस बिंदु में क्या होता है, कोई भी आधार, यानी कि कोई भी आधार और कोई भी लंबाई नहीं होती है, ये केवल एक बिंदु है। तो इसको हम लोग कहते हैं बिंदु। तो बिंदु क्या है? बिंदु एक किसी भी सरफेस पे एक ऐसा चिन्ह है जिसका कि कोई भी आधार और लंबाई नहीं होता। अभी इसी बिंदुओं को, असंख्य बिंदुओं को यदि हम लोग आपस में जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, ये एक रेखा बन जाएगा। ठीक है, इस रेखा को हम लोग, ये रेखा दोनों तरफ में जा सकती है, इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। और इसी रेखा में कोई एक स्पेसिफिक 2 बिंदु ले ले तो इसको कहते हैं रेखाखंड। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेखाखंड। और अभी जब हम लोग रेखा और रेखाखंड के बारे में पूछ चुके हैं, या कोई प्रश्न पूछना चाहता है? मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब बता चुके हैं, तो अब हम लोग जाएंगे किरण क्या होता है। तो किरण क्या होता है कि बहुत सारी जब रेखा, इस तरह से बहुत सारी जो रेखा है, तो इस रेखा का एक, ये जब रेखा आपस में आकर के किसी अंत बिंदु में मिलती है तब किरण बनता है। तो इसका एक जो है, ये जो रेखा है, इसका ये जो है ये आगे बढ़ता चला जाएगा जिसका अंत नहीं है, लेकिन इसका जो दूसरा छोर है वो एक अंत बिंदु में मिलेगा, तो इससे किरण बन जाता है। अब किरण तक हम लोग समझ चुके हैं, तो अब हम लोग समझेंगे कोण क्या होता है। क्योंकि ये जो कोण है वो कक्षा 3 के बाद, यहाँ बच्चों में पाया जाता है कि कक्षा 3 के बाद उनको कोण की समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप उनको रेखा के बारे में, उनको सबसे पहले बिंदु के बारे में समझाएंगे कि बिंदु क्या होता है। बिंदु चिन्हित करने के लिए यूज किया जाता है। जब उसी बिंदु को, असंख्य बिंदुओं को जब मिला लिया जाता है तब वो बन जाती है रेखा। और उसी रेखा में किसी दो अंकित यदि बिंदु को यदि मार्क कर दिया जाए और उनको मिला दिया जाए तो वो हो जाता है रेखाखंड। और रेखाखंड के बाद हम लोग किरण को देख चुके हैं। किरण में क्या होती है, बहुत सारी रेखा होती हैं जिसका एक जो
छोर होता है वो बढ़ता चला जा सकता है, जिसका कि कोई अंत नहीं है, और दूसरा छोर एक अंत बिंदु में आकर के मिलता है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि कोण क्या होता है। कोण क्या होता है कि जब दो रेखा जो कि समांतर ना हो और वो एक दूसरे को आपस में कहीं पर मिले तो उससे कोण का निर्माण होता है, तो इसको कहेंगे कोण। ये कक्षा 3 से लेकर के 5 तक के बच्चों को आप इनमें बताएं कि कोण कैसे बनता है। कोण बनाने के लिए आप जो क्या कहते हैं सीढ़ी होती है स्कूल में, उसको भी है ना एक दीवार पर लगा करके और बता सकते हैं कि ये जो सरफेस है यानी कि ये जो फ्लोर है उससे और ये जो सीढ़ी है उससे कोण का निर्माण होता है। और ये सब कक्षा 3 से 5 के बीच में इसका आप जरूर यानी कि बच्चों में इसका नॉलेज जरूर डालें। तो कक्षा 1 में जो हमको बच्चों को बताना है वो बताना है कि जो एक आकृति होती है एक समतल यानी कि एक सरफेस पे जिसको कहते हैं सतह, तो उस आकृति के अंदर में क्या होता है, कुछ चीज अंदर होती है कुछ चीज बाहर होती है। तो उसको यानी कि क्लास 1 के बच्चों में ये बताना है कि कौन सी चीज अंदर है कौन सी चीज बाहर है। और आप जब भी पढ़ाते हैं तो मैथ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं एनसीईआरटी की बुक पहली बार देख रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि उसमें बहुत सारी कहानियों के द्वारा चीजों को समझाया जाता है। क्लास 1 में जब इनसाइड और आउटसाइड को समझाया जा रहा था तो उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी थी जिसमें कि एक व्यापारी होता है, वो ऊंट के साथ जा रहा होता है और वो तंबू में घुसा हुआ रहता है, तो ऊंट को ठंड लगती है और वो ठंड लगती है ऊंट को, तो वो व्यापारी को बोलता है कि मुझे केवल अपना मुंह घुसाने दो। फिर बाद में वो व्यापारी को बाहर निकाल देता है और तंबू के बीच में आ जाता है। तो इस कहानी के द्वारा समझाएंगे तो आप समझा सकते हैं कि किस तरह से किसी आकृति यानी कि किसी तंबू या किसी भी एक घेरे के अंदर में कैसे भी आदमी अंदर जाता है और बाहर आता है। फिर ये आप समझाने के बाद बच्चों को ये बता सकते हैं कि कौन सा चीज बड़ा है कौन सा चीज छोटा है, जो कि है ना देवाशीष सर ने बहुत ही अच्छी तरह से मैं देख रहा था उन्होंने कवर किया हुआ है। और वो आप उस वीडियो को फिर से देखेंगे तो मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से कवर किया हुआ है कि उसको देखने के बाद और किसी की व्याख्या की जरूरत नहीं है। तो आप यदि उसमें तुलनात्मक यदि छोटे बच्चों में तुलनात्मक ज्ञान यदि देते कि एक चूड़ी छोटी है एक बड़ा चूड़ी है छोटी थाली है, तो क्लास 1 में मुझे लगता है कि आकृति में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उनको इसकी समझ में आनी चाहिए कि कौन सा चीज ऊपर है कौन सा चीज नीचे है कौन सा चीज बड़ा है कौन सा चीज छोटा है। और मैं इस टॉपिक को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये इसमें कुछ भी चीज इसमें ये जो है आसपास की चीजों से जुड़ा हुआ है और इसको सिखाने के लिए उनको खेल खेल में सिखाया जा सकता है। जोड़ घटाओ तो बाद में आदमी सीखता है, लेकिन यदि आकृति और तुलनात्मक ज्ञान इसमें पहले से हो जाए तो वो आगे और भी उसके लिए लाभदायक होता है। और फिर जब मैं क्लास 2 के बारे में और उनको यानी कि लास्ट यानी कि जो पुरानी वीडियो है उसमें ये भी बताया गया है कि सतह किस तरह की होती है। सतह चाहे तो एक क्या कहते हैं सतह एक इस तरह का आकार का हो सकता है जिसको कि हम कहेंगे चतुर्भुज आकार का हो सकता है, चौकोर हो सकता है, या तो सतह एक किसी पॉइंट पे हो सकता है। जैसे कि यदि मान लीजिए ये जो एक बॉल है वो बॉल जमीन पे एक पॉइंट पे है, ठीक है। तो मैं देख रहा था तो उन्होंने लुढ़कने और सरकने का भी ज्ञान दिया हुआ है जिससे कि बच्चों को पता चलता है कि क्या चीज लुढ़क सकता है और क्या चीज सरक सकता है। तो जिसकी सतह यदि चाकोर आकार की होगी तो उसको लुढ़काना पड़ेगा, उसको है ना हमको सरकाना पड़ेगा, वो क्या कहते हैं लुढ़क नहीं सकती है। लेकिन जो जिसका सरफेस थोड़ा कम होगा और किसी एक पॉइंट पे ही वो किसी सरफेस के ऊपर रहेगा तो वो सरफेस जो है वो आपकी लुढ़क सकती है। तो ये सब ज्ञान आप बच्चों को क्लास 1 से में दे सकते हैं। क्लास 2 के लिए जो है वो सबसे क्लास 2 में जो है रेखा और रेखाखंड के बारे में सिखाया जाता है।
तो रेखा के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि क्लास 2 को बच्चे को यदि आपको रेखा और रेखाखंड के बारे में सिखाना है तो आप सबसे पहले बिंदु से स्टार्ट कीजिए, बिंदु से फिर बिंदु के बीच में लेकर के उनसे एक रेखा बनाइए। फिर रेखा जो होती है वो बहुत तरह की रेखा हो सकती है। एक तो सुली हुई रेखा होती है, एक होती है खड़ी रेखा और एक होती है झुकी रेखा। तो उसको भी आप है ना तरह तरह से बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे कि एक विकेट लेकर के उस विकेट को यदि सर यानी कि धरती पे सुला दिया या फ्लोर पे रख दिया तो वो हो जाएगी सुली हुई रेखा यानी कि सोई हुई रेखा। यदि उसको वॉल पे खड़ा कर दिया तो वो हो जाएगी खड़ी रेखा, और यदि उसको स्लैंटिंग कर दिया तो वो हो जाएगी झुकी रेखा। तो क्लास 2 में ये सब कवर करना आपको जरूरी है। और रेखा बनाने के लिए आप मैचस्टिक का जरूर से इस्तेमाल करें, और मैचस्टिक से जो रेखा है उससे नंबर जरूर बनवाएं। चाहे वो आप ये जो मैचस्टिक है उससे मिल करके आप ए बनाएं, क्योंकि देखा जाता है कि क्लास 2 में होने के बाद भी बच्चों को अक्षर का ज्ञान नहीं हो पाता है। कभी कभी वो अक्षर सही से समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो रेखा है, रेखा के यानी कि आप जो मैचस्टिक है, मैचस्टिक से लेकर के आकार बना सकते हैं, नंबर बना सकते हैं, और ये खेल में काफी अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। और ये जो बहुत सारा आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि जो ट्रैफिक पुलिस होता है, ट्रैफिक पुलिस भी रेखा के द्वारा ही यानी कि एरो के द्वारा ही बहुत सारे सिग्नल लेना देता है। उस सिग्नल को आप बच्चों को समझा सकते हैं कि यदि वो ट्रैफिक पुलिस वाला इधर जाने के लिए बोल रहा है या इस रेखा की तरफ दिखा रहा है तो आपको इस तरफ जाना है, यदि आपको स्टॉप कर रहा है तो आपको स्टॉप होना है। और क्लास 3 के बच्चों में मैं थोड़ा अच्छा, अभी तक आप लोगों को जो समझाया गया है वो आवाज स्पष्ट है क्या, और आप लोगों को समझ में आ रही है क्या बातें? कोई कुछ पूछना चाहेगा? तो पूछना चाहेगा क्या? अभी जो क्लास 3 के बच्चों हैं उसमें हम लोग क्या सिखाते हैं, अब हम लोग है ना आकृति पे आ जाते हैं। बहुत सारी आकृति इन रेखाओं के द्वारा बन सकती है। जब तीन रेखा आपस में इस तरह से मिलती है तो त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और ये रेखा जिस तरह से मिलती जाएंगी, जितनी रेखा होंगी वो भुजा बन करके बहुत सारे आकृति का निर्माण करते जाती है। जैसे कि त्रिभुज बनाने के लिए 3 भुजा का होना जरूरी है। ये 3 भुजा 3 रेखा के द्वारा ही मिली है। आप इसको समझ सकते हैं कि ये 3 रेखा थी, और ये 3 रेखा आपस में जिस पॉइंट में मिली तो एक त्रिभुज का या तो एक शेप का निर्माण हो जाता है। और इस शेप का निर्माण होने के बाद यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन जाता है। और जैसे मैंने दूसरी क्लास के बच्चों को आपको बता देना है कि कोण क्या होता है, तो वो जैसे ही आप इन दो रेखा को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पे कोण का निर्माण हो जाएगा। और इस पॉइंट को आप दे देंगे ए, इस पॉइंट को आप दे देंगे बी, और फिर यहाँ पर जैसे ही आप मिलाएंगे तो यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर भी एक कोण का निर्माण होगा। तो जहां भी रेखा कटेगी वहां पर आपस में मिलेंगी, वहां पे कोण का निर्माण होगा। तो ये सब कोण का निर्माण हो गया। और इसकी ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नामांकन करना पड़ेगा, क्योंकि बिंदु जहां पर आपस में कट रही है वहां पर एक पॉइंट पे कटती है, उसको हम लोग बिंदु कहते हैं। इसका ना तो कोई आधार है ना तो कोई लंबाई है, बस ये एक चिन्ह है। तो ये जो बिंदु है इसको हम लोग ए पॉइंट दे चुके हैं, इसका नाम हम लोगों ने ए रखा है। दूसरे जो बिंदु है उसका नाम बी रखा है, और तीसरे बिंदु का नाम सी रखा है। और ये कक्षा 3 के बच्चों में आपको इसका यानी कि आकृति किस तरह की दिखती है, एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से आपको अब उनको कोण का भी ज्ञान हो चुका है, अब उनको रेखा के बारे में भी मालूम है, और आप आकृतियों के बारे में बहुत सारी चीज भुजा के बारे में बता सकते हैं कि ये जो रेखाखंड है, रेखाखंड जो हम लोगों ने पहले बोला था कि दो बिंदु के बीच की जो क्या कहते हैं, जो लकीर है उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तो ये जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को आप एक के नाम से बता सकते हैं, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं
ये जो रेखाखंड है, ये जो बी और सी जो दो बिंदु है, इसके बीच की जो लंबाई है ये रेखाखंड है, इसको आप छोटी बी के हिसाब से डिनोट कर सकते हैं। और सी से ए के बीच में ये जो रेखाखंड है उसको आप छोटी सी के हिसाब से नामकरण कर सकते हैं। अभी ये जो आपने ये जो त्रिभुज है इसके बारे में क्लास 3 से आपको सब बच्चों को बता देना है। क्लास 2 तक आपको ये इंश्योर करना है कि सारे बच्चे रेखा के बारे में जानते हो और रेखा खंड के बारे में जानते हो और उनको इसका संपूर्ण ज्ञान हो। और उसके लिए आपने क्लास 2 को बच्चों को नंबर बनाना, मैचस्टिक से नंबर बनाना, फिर उसके बाद अंक बनाना, ये सब कुछ आपने सिखा चुका है। अभी क्लास 3 के बच्चों में ये अपेक्षा की जाती है कि अब वो यानी आकृति को समझ सकते हैं। आकृति पर इसलिए हमको जाना होता है क्योंकि हमारे आसपास की जो चीजें होती है उनका आकार और लंबाई होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि उनका आकार और लंबाई नहीं होता है। हमारे पास तो ऐसे बहुत कम चीजें हैं जिनका केवल आकार और लंबाई होता है। हमारी सारी चीजें 3 आयामी होती हैं, या तो जिसको 3 डायमेंशनल कहते हैं। उसमें आकार भी होता है, आधार भी होता है और लंबाई भी होती है और उसके साथ साथ में ऊंचाई भी होती है। तो लेकिन ये कक्षा 3 के बच्चों में ये ऊंचाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं देना चाहिए, लेकिन कम से कम आकृति जो कि है ना, जिसका आधार हो, लंबाई हो, उसके बारे में आपको जरूर से बताना चाहिए। और कक्षा 3 के बच्चों में किस तरह से त्रिभुज बना, किस तरह से ये रेखा आपस में कटी और रेखा आपस में कटने से किस तरह से इस बिंदु पे ये मिली, दो रेखा जिस बिंदु पे मिली उसका नामांकन किया गया और नामांकन करने के बाद ये जो आकृति बनी इसको त्रिभुज। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से चौकोर या तो चतुर्भुज बनता है। जैसा नाम में लिखा हुआ है चतुर्भुज, तो उसमें 4 भुजाएं होंगी और 4 भुजाओं को बनाने के लिए हमें 4 रेखा की जरूरत होगी। तो 4 रेखा हमें किस तरह से मिलेगी? ये एक रेखा है ए और बी, जो कि आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो बढ़ती चली जाएगी, उसका कोई अंत नहीं है। और दूसरी एक रेखा है सी और डी, ये भी आप बढ़ाते चली जाएंगी तो वो मिलता चला जाएगा, लेकिन ये देखिए एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो इस बिंदु का हम एक नाम दे देते हैं और इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं बी। फिर ये एक रेखा है जिसका नाम है छोटा ई और छोटा एफ, और ये फिर एक है ना जगह पे कटती है और इस बिंदु का हम नाम रख देते हैं कैपिटल डी। फिर इसको बनाने के लिए एक और रेखा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आकार तभी बनता है जब रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हो। यदि आकार तब तक नहीं बन पाएगा जब तक ये रेखा एक दूसरे को काटेगी नहीं। ठीक है, उसको भी देखेंगे। उन रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है, इसको इस रेखा को, इसको जो कट की, इसको हम ए का, इस बिंदु को हम ए का नाम रख देते हैं और इस दूसरी बिंदु को हम सी का नाम रख देते हैं। तो इस तरह से 4 रेखा से एक आकृति का जन्म हो चुका है और इसमें 4 भुजाएं हैं, तो इसको हम 4 चतुर्भुज कहेंगे। और इसकी और अब जो ये जो रेखा है, अब उस रेखा को हम मिटा देते हैं और इस आकृति के बारे में सोचते हैं कि इस आकृति में है क्या। तो आपने देखा किस तरह से 4 रेखा से एक आकृति का जन्म हो चुका है जो आपस में कटी, और वो किसी भी तरह से कट सकती है, कोई भी कोण बना सकती है। ये कोण कुछ भी हो सकता है। ये कोण या तो कोण जो होता है वो 0 से, यदि हमें प्रोटेक्टर, आप लोगों ने चांद को देखा होगा, चांद जो होता है, आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खोलेंगे उस चांद में बहुत सारा ग्रेडिंग होता है। ये होता है 0 से 180 डिग्री तक एक चांद होता है। कहते हैं कि एक जो रेखा होती है वो अपने से दूसरे कोण से 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जो कि आपको प्रोटेक्टर में दिखाई देगा। प्रोटेक्टर आप देखेंगे तो उसमें आपको, आप कोई भी एंगल यदि खींचना चाहती हैं तो सबसे पहले प्रोटेक्टर को रख करके
करके उसके बेस को, आधार को खींचेंगी। फिर यहाँ पर जो ग्रेडिंग होता है या तो जो उसमें नामांकन होता है एंगल को, उस पॉइंट पे रखेंगी। यदि यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को चिन्हित कर देंगी। और यहाँ पर जो पॉइंट है, जो यहाँ पर सारी रेखा एक दूसरे को मिल रही है, जिसको कि हम अंत बिंदु भी कहते हैं, वहां पर आप चिन्हित करके जब इस अंत बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगी तो एक कोण का निर्माण हो जाएगा प्रोटेक्टर के थ्रू, और इस कोण का नाप आपको मालूम रहेगा कि ये 30 डिग्री है। तो अभी हम लोगों ने जो चतुर्भुज बनाया है, इसमें क्या इसका कोण है, इसके बारे में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने देखा कि 4 रेखा से चतुर्भुज बन गया है हमारा। अब यदि हम 5 रेखा इस तरह से मिला दें तो देखते हैं कि किस आकृति का निर्माण होता है। अब देखिए, एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, तीसरी रेखा ये हो गई, चौथी रेखा ये हो गई, और पांचवी रेखा ये हो गई। पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तीसरी रेखा ये है, चौथी रेखा ये है, और पांचवी रेखा ये है। और ये जब पांचवी रेखा आपस में एक दूसरे को मिलती है तो इस जिस पॉइंट में मिलती है उसको क्या कहते हैं, बिंदु। तो यहाँ पे कितनी बिंदु का निर्माण हुआ है, यहाँ पर एक बिंदु का निर्माण हुआ है, यहाँ पर भी ये मिली, यहाँ पर दूसरे बिंदु का निर्माण हुआ है, यहाँ पर तीसरे बिंदु का निर्माण हुआ है, यहाँ पर चौथे बिंदु का निर्माण हुआ है, और यहाँ पे 5वें बिंदु का निर्माण हुआ है। तो इस बिंदु का अब हमें नामांकन करना पड़ेगा। इस बिंदु का हम नामांकन ए, बी, सी, डी और ई से कर देते हैं। अब देखिए इसमें कितनी भुजाओं का निर्माण हुआ। तो ये जो रेखाखंड है ए और जो ई जो बिंदु है, उसके बीच की जो लकीर है उसको हम रेखाखंड कहते हैं। इस रेखाखंड से एक भुजा का निर्माण हो चुका है जो कि नंबर 1 भुजा है, और इसको हम ए कहेंगे। फिर यहाँ पर दूसरी भुजा का निर्माण हुआ है, इस रेखाखंड को हम सी कहेंगे। और तीसरी भुजा का निर्माण हुआ है, इसको हम सी इसको हम डी कहेंगे, इसको हम डी कहते हैं, इसको सी कहेंगे, इसको डी कहेंगे, और इसको ई कहेंगे। तो इस तरह से 5 भुजाओं के द्वारा पंचभुज बन चुका है। तो लेकिन इसमें जो एक अवस्था है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें जो रेखा है वो समांतर नहीं है। यदि रेखा समांतर होंगी तो वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कभी भी मिलेंगी नहीं, और जब मिलेंगे नहीं तब वहां पर कोई बिंदु का निर्माण नहीं होगा। अभी मैं समांतर रेखा खींच रहा हूं, एक जो रेखा है ये, और दूसरी रेखा है ये समांतर है, और इनका कभी भी मिलान नहीं होता है। और जब भी इनका मिलान नहीं होता है तब किसी बिंदु का निर्माण नहीं होता है। तो यदि आपको आकृति और शेप के बारे में समझना है तो आपको समझना होगा कि जो रेखा है वो रेखा एक दूसरे पर मिले, और मिलने के बाद एक बिंदु का निर्माण करें, और उस बिंदु का निर्माण करने के बाद ही जब इस तरह से बहुत सारी रेखा जो कि समांतर नहीं होंगी वो कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगी, और जब मिलेंगी तब बिंदु का निर्माण होगा, और बिंदु का निर्माण होने के बाद उसके आकृति का निर्माण होगा। और आकृति की क्या कहते हैं, आकृति की परिमिति होती है और आकृति का क्षेत्रफल होता है। तो आकृति जो चीज है वो इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ के लिए। देखिए, यदि आप बच्चों में आकृति को समझाती हैं तो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको रोजगार का भी अवसर मिलता है। कैसे? क्योंकि बहुत सारी जगह पे क्या किया जाता है कि जो आपने प्लाईबोर्ड देखा होगा, ये जो प्लाईबोर्ड होता है ये प्लाईबोर्ड स्क्वायर फीट में बिकता है, यानी कि एरिया जो होता है एरिया के हिसाब से वो बिकता है। तो यदि किसी को आपने क्षेत्रफल सिखाना बचपन से ही स्टार्ट कर दिया है तो उसके लिए एक रोजगार का अवसर हो जाता है कि यदि वो किसी भी लकड़ी के दुकान में या तो प्लाईबोर्ड में, टिम्बर में जाकर के वो रहेगा तो उसको क्षेत्रफल निकालना पहले से आता होगा, और यदि क्षेत्रफल उसको पहले से निकालना आता होगा तो उसकी रोजगार की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा,
आपने मालूम होगा कि बहुत सारे हमारे जो झारखंड में बहुत सारे जो युवक है वो मजदूर का काम करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, और वो जब कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं तब वो या तो फिर है ना पेंट कर सकते हैं या तो फ्लोर का निर्माण करते हैं, तो उनका भी रेट जो है वो, उनको जो रेट मिलता है वो स्क्वायर फीट में मिलता है। यदि वो क्षेत्रफल निकालना सही से, यानी कि जो भी इन्होंने दीवार को पेंट किया है इसका यदि वो क्षेत्रफल सही से निकाल पाएंगे, और क्षेत्रफल यदि सही से निकाल पाएंगे तो उनको सही से मालूम होगा कि उनको कितना, उसमें कितना आय उन्होंने कमा चुके हैं। इसीलिए इस पे बहुत ही ज़्यादा जोर देना है कि उनको क्षेत्रफल और आकृति की समझ में आए। अभी बहुत सारा आपने देखा होगा कि बहुत सारा हमारे जो गांव में भाई बहनें हैं उनके पास बहुत सारा जमीन होता है, और जमीन जो होता है उस पर बहुत सारा, यानी कि है ना, पेपर बनता है उसका, उसमें आपके बाप दादा के द्वारा बहुत सारा कितना जमीन है, कितना एरिया है, सब लिखा हुआ रहता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आता है तो कोई भी जो शिक्षित आदमी है वो आपको बेवकूफ बना सकता है। इसीलिए बच्चों में कम से कम आपको क्षेत्रफल निकालना और उसकी परिमिति कितनी होती है इसको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप जैसे ही बड़े बने या आप बच्चों को जैसे बड़े बनाए, क्योंकि आप यदि 5 क्लास से ही उसका इम्पोर्टेंस उस बच्चों को समझाएंगे तो पक्का है कि वो आगे जा करके बहुत ही अच्छी तरह से क्षेत्रफल और परिमिति निकालना सीखेंगे, और उसके द्वारा उनके रोजगार का भी अवसर उपलब्ध होगा। वो कहीं पर यदि मजदूर या कॉन्ट्रैक्टर भी बनते हैं तो वो स्वावलंबी होंगे, उनको किसी भी शिक्षित आदमी के पास जाने का जरूरत नहीं है। वो अपना किया हुआ काम खुद से कैलकुलेट करके या खुद से निकाल करके उसमें वो, यानी कि पता कर सकते हैं कि उन्होंने कितना कमाया है। और यदि आपकी कोई जमीन है तो आप उसके लिए भी अपना जो, यदि आपका जमीन कोई भी दूसरी पार्टी नहीं ले सकती है कि ये हमारा क्षेत्रफल तो इतना था, आप अपना क्षेत्रफल खुद भी निकाल सकते हैं। तो मैं इस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट देता हूँ कि यानी कि अपने जितने भी यानी कि शिक्षित लोगों हैं उनको क्षेत्रफल निकालना, उनको परिमिति निकालना, क्योंकि ये हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है और इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत हमें ज़रूर पड़ती है। इतना लंबा लाइफ है और आप देखेंगे कभी ना कभी आपको वो परिमिति और एरिया निकालना कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत होगा और आप उसको समझ पाएंगे। अब हम लोग दूसरे तरफ पढ़ते हैं कि 6 भुजाओं को यदि मिला देंगे तो हमें षटकोण का षट, यानी कि षटकोण का निर्माण हो जाएगा। षटकोण में होगा 6 कोण होंगी, लेकिन उसमें 6 भुजाएं भी होंगी। ठीक है, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हुए अब हम लोग अपना दायरा सीमित करते हैं और हम जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की परिमिति क्या होती है और त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं। तो अभी यदि मान लीजिए अभी आपको इसमें जियोमेट्री या ज्यामिति नहीं सीखना है, इस सबसे पहले आपको अब एक पेपर लेना है। पेपर लेने के बाद ये पेपर इनको दिखाना है और ये पेपर दिखाने के बाद उनसे इसका आकार के बारे में पूछना है। तो ये जो है ये चकोर है, इसमें 4 यानी कि 4 भुजा है, तो इसको कहते हैं चकोर। तो जो चकोर है इसमें 4 भुजा है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि चतुर्भुज बनाने के लिए क्या जरूरत है। चकोर तो कैसा भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है या तो फिर इस तरह से भी बन सकता है, 4 रेखा किसी भी तरह से मिल सकती है। लेकिन जो चतुर्भुज होता है उसमें चतुर्भुज में जब रेखाएं आपस में मिलती है तो जब वो कोण बनाती हैं तो वो समकोण होता है, यानी कि उसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। और वो दो समांतर रेखा, यहाँ पर दो समांतर रेखा जानी चाहिए। ये रेखा नंबर 1 है और ये रेखा नंबर 2 है। ये दोनों एक दूसरे को कभी भी मिलती नहीं है और ये समांतर है। दूसरी रेखा जो है वो ये है 3 और 4, और यहाँ पर ये रेखा आपस में मिली और ये भी समांतर रेखा है। और इस जिस पॉइंट पे मिली है, जिस बिंदु पे मिली है, उसका नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी और डी। और ये नामांकन होने के बाद यहाँ पर यदि आप इस कोण को देखेंगी, और कोण को देखने के लिए आप किसका यूज करेंगी, आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं।
जब प्रोटेक्टर को देखेंगे तो आप इसको यहाँ पर एक जो लाइन खींची है आप इसको कॉपी में भी बना सकते हैं और बच्चों को प्रोटेक्टर भी दे सकते हैं। तो जब देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, इसको समकोण कहेंगे। और ये आपस में समकोण है, ये समकोण है 90 डिग्री है और ये भी समकोण है। तो इस तरह के जो चौकोर होता है उसको चतुर्भुज कहते हैं, उसको आयत कहते हैं। इसका नाम जो है इसका नाम है आयत। आयत में क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि इस भुजा की लंबाई, हम लोग भुजा पहले ही देख चुके हैं कि जो दो बिंदु के बीच का जो रेखाखंड होता है उसको भुजा कहते हैं। तो इसका ये जो भुजा है ये जो भुजा है ए, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम होगी और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम होगी, तभी एक आयत का निर्माण होगा। यदि चारों भुजा एक समान हो जाएंगी तो उससे वर्ग का निर्माण होता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्ग। और यहां पर देखिए इस तरह से यदि केवल समांतर रेखा हो, यानी कि दो ही रेखा केवल समांतर हो और दो रेखा समांतर ना हो, यानी कि एक इस तरह की रेखा हो और इस तरह की रेखा हो जो कि आगे जाकर के मिल जाती हो, तो उससे जो चतुर्भुज का निर्माण होता है उसको कहते हैं हम लोग समलंब चतुर्भुज। इस तरह के जो चतुर्भुज का जिसमें कि दो रेखा आपस में आगे जाकर के मिल जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि एक रेखा जो है, दो रेखाएं समांतर होती हैं और जो दो रेखा होती है वो समांतर नहीं होती, वो आगे जाने पर कहीं ना कहीं पर मिल जाती हैं। इसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक चतुर्भुज ऐसा भी होता है जो कि आयत तो है लेकिन उसका एंगल, यानी कि वो चतुर्भुज तो है लेकिन उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। और ये देखिए ये इस तरह की रेखा है और यदि हम 90 डिग्री यानी कि जो समलंब होती है, समलंब रेखा ना खींच करके यदि हम इसमें सोई हुई रेखा खींचे इस तरह से और उसके ही समांतर में एक दूसरी रेखा खींचे तो एक दूसरा चतुर्भुज का निर्माण होगा जिसको कि हम कहेंगे समचतुर्भुज या तो रोम्बस या तो उसको कहेंगे पैरेललोग्राम। इसका नाम होता है, ये सब बच्चों में यानी कि जो 6-7 के बच्चे होते हैं उनमें उनको पढ़ाया जाता है। उसका नाम रहता है समलंब, उसका नाम रहता है समांतर चतुर्भुज। तो इस तरह के बहुत सारे जो चतुर्भुज होते हैं वो बहुत तरह के हो सकते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आयत का निर्माण होता है। आयत के निर्माण में जब रेखा आपस में एक दूसरे को समलंब में काटती हैं या तो समकोण होती हैं, उनका जो कोण होता है वो समकोण होता है। चारों कोण जब समकोण होता है तो उससे वर्ग और आयत का निर्माण होता है। उनके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं। और यदि मान लीजिए जब चतुर्भुज बनता हो और वो समांतर तो हो, रेखा एक दूसरे के समांतर तो है लेकिन उसका जो कोण है वो समकोण नहीं है या 90 डिग्री नहीं है, तो उससे समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं। और जब दो रेखा समांतर हो और दो रेखा असमांतर हो तो उससे किसका निर्माण होता है? उससे ट्रेपेजियम का निर्माण होता है। तो ये सब हम लोग जो बात कर रहे हैं ये केवल दो आयामी आकृति है। अभी हम लोग यहाँ पर घन और घनत्व के बारे में नहीं पढ़े और घन और घनत्व हमें क्लास 5 के बच्चों को पढ़ाना भी नहीं है, लेकिन ये केवल उन पे नॉलेज डालना है कि इस तरह की जो आकृति होती है वो हमारे आने वाले जीवन में किस तरह से उसका बहुत ही महत्व है। क्योंकि आप आगे जाएंगे तो आप अपनी जमीन की जो कैलकुलेशन होती है उसको आप खुद से कर सकते हैं जब आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अभी हम लोग ये जब समझ चुके हैं तो आप ये देखिए, ये एक मेरे पास पेपर है और इस पेपर में केवल आधार और लंबाई है, ये तो उससे समलंब चतुर्भुज का निर्माण हो सकता है। तो जो आयत होता है
जो आयत होता है, उस आयत में हम लोगों ने देखा कि जो रेखाखंड आपस में मिलती हैं उससे जो कोण का निर्माण होता है वो समकोण होता है, वो 90 डिग्री का होता है। और जब 90 डिग्री का होता है तो उसकी लंबाई, जो एक आयत होता है उसमें जो दो समांतर रेखा होती है, ये जो दो समांतर रेखा होती है उसकी लंबाई एक दूसरे के समान होती है। यानी कि ये जो रेखा है इसकी भी लंबाई ए रहेगी और इस जो भुजा है इसकी भी लंबाई ए रहेगी, और जो ये दोनों भुजा है, इन दोनों भुजा का जो लंबाई रहेगा वो एक समान रहेगा। तो इस तरह से ये जो आकृति बनी है इसको चतुर्भुज जो कहते हैं। इसमें जो दो कोण है ये 90 डिग्री या तो समकोण होता है, इसको समकोण कहते हैं। और ये जो है, ये जो आकृति बनी इसको आयत कहेंगे। और जो अब दूसरी आकृति देख रहे हैं उस आकृति में क्या होगा कि चारों भुजा की लंबाई जो होती है वो एक समान होती है। यदि आप मान लीजिए, अब इसकी हम जो परिमिति होती है, परिमिति को क्या कहते हैं, अभी हमारा जो मेन टॉपिक है, अब हम आकृति बनाना सीख चुके हैं कि रेखा से किस तरह से रेखाखंड बनता है, और रेखाखंड से जब आपस में मिलती है या तो किस तरह से एक आकृति का निर्माण हो जाता है। जब चार भुजा आपस में मिलती हैं और वो एक दूसरे को परस्पर काटती हैं तो उससे चतुर्भुज का निर्माण होता है। तो ये जो चतुर्भुज का निर्माण हुआ है इसमें जो कोण है, दो रेखा के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है और 90 डिग्री है। और इसीलिए इसकी जो आमने सामने की जो भुजा है उसकी लंबाई एक समान है, और इसके भी आमने सामने की भुजा की लंबाई एक समान है। तो अब जब ये है, इस आकृति को हम आयत कहेंगे। और आयत में जो परिमिति होगी, अब ये जो रेखा बिंदु है, जो रेखा से जो बिंदु का निर्माण हुआ है ए, बी, सी और डी, इस जो परिमिति इसको क्या कहेंगे, तो परिमिति होता है कि एक बिंदु से आप चलना स्टार्ट करें और जो रेखाखंड है और भुजा की तरफ आप बढ़ते चली जाए और वापस आकर के आपको उसी बिंदु पर अंत होना है। तो उससे जब आप इसका सफर तय करेंगी तो आप सबसे पहले क्या करेंगी, आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगी। तो आप चलने के बाद बी पॉइंट तक पहुंचेंगी। बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगी तो आप सी बिंदु पे पहुंचेंगी। फिर सी बिंदु पे पहुंचने के बाद आप सी बिंदु तक पहुंच गए तो आप सी से चलना स्टार्ट करेंगी और डी बिंदु तक पहुंचेंगी, और डी बिंदु पे पहुंचने के बाद आप डी से चलना स्टार्ट करेंगी, और जब आप ए बिंदु पे यानी कि अपने पूर्ण स्थान पे पहुंचेंगी तो उसे हम, उसकी जो लंबाई उसको हम परिमिति कहेंगे, उसको हम पेरीमीटर कहेंगे। तो हमने देखा कि ये जो आप इसको नापने के लिए क्या कर सकती हैं कि आप अपने खेत जो होते हैं ना, आपके खेत, आप अपनी खेत की परिमिति ये नाप सकती है। आपका खेत किसी भी तरह से हो, लेकिन वो खेत में ये जो बाढ़ होती है ये आपस में एक दूसरे पे मिलती है, और जब ये यहाँ पे मिलती है तो इस खेत पे ये जो पॉइंट होता है, आपका जो किनारा होता है, इसको आप बिंदु बोल सकती हैं ए। तो आप यहाँ से एक रस्सी को ले लें, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकती हैं। और यहाँ पे एक रस्सी को लेने के बाद इस जो आपकी जो ये जो आपका जो घेराव है, आप उससे एक रस्सी को नापते हुए दूसरे बिंदु बी पे ले ले और यहाँ पे एक कील ठोक दें। फिर यहाँ से इसको घुमाए और फिर यहाँ पे एक कील ठोके, और फिर यहाँ से घुमाए और फिर यहाँ पे कील ठोकते हुए फिर से उस रस्सी को वहां पर एंड कर दें, और इसका जो नाप होगा वो नाप आपको परिमिति कहलाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी शेप का कुछ भी हो, आपको बस उस जो भुजा है उस भुजा की तरफ से कोई भी रस्सी या कोई भी टेप आप ले करके उसकी परिमिति को नाप सकते हैं। तो मैंने बोला कि आपका कैसा भी शेप हो, आपका गांव का घर या जमीन आपका किसी भी शेप पे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपस में मिलती हैं, और उस जहां पे वो मिलती हैं वहां पर एक बिंदु और एक किनारे का निर्माण होता है। तो उस किनारे के निर्माण से आपको क्या करना है कि आप अपनी खेत की परिमिति नापना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से नाप सकती हैं। ये आपका एक खेत है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये खेत है। ये खेत में आपकी बहुत सारी यानी कि फसल होंगी,
और आप जानना चाहती हैं कि आपकी कितना, आपका खेत का सरकमफ्रेंस कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका जहां पर किनारा मिल रहा है वहां पर एक कील या तो फिर एक डंडे को आप है ना वहां पर डाल सकती हैं, या तो वहां पर बांध सकती हैं, और उसको आपको एक धागे को लेकर के आपको उसके किनारे किनारे जाना है, उसको बांध देना है, और फिर आपको जिस बिंदु से आप स्टार्ट की थी उस बिंदु पर आप पहुंचेंगी तो आपको आपके खेत का परिमिति पता चल जाएगा। तो ये तो बात हुई इसकी कि जो चतुर्भुज होता है वो चतुर्भुज इस। अभी हम लोग देखेंगे कि एक पेपर है मेरे पास, आप देख रही हैं कि ये पेपर है मेरे पास। इस पेपर में देखिए ये जो चार रेखा है, पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, ये जो पहली रेखा और दूसरी रेखा है वो समांतर है, और ये तीसरी और चौथी रेखा है और तीसरी और चौथी रेखा भी समांतर है। और यहाँ पर जो कोण का निर्माण हुआ है ये कोण समकोण है। इस कोण को हम कहते हैं, ये कोण कितने एंगल पे है, ये कोण है 90 डिग्री पे। और ये जब कोण 90 डिग्री पे है और इसकी आप लंबाई आप देख सकती हैं कि ये वाला जो लंबाई है और ये वाला लंबाई सेम है, लेकिन ये जो लंबाई है और ये जो लंबाई है वो सेम नहीं है, ये बड़ा है, और ये वाला जो लंबाई है ये छोटा है। और इस जो आकार को कहते हैं, इस आकार को कहते हैं आयत। इस आकार को क्या कहते हैं, इस आकार को कहते हैं आयत। तो आयत से हम देखेंगे कि वर्ग कैसे बनाते हैं। तो पहले मैं आपको वर्ग के बारे में समझाता हूं। तो वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में आपको समांतर रेखा चाहिए, तो आपने दो समांतर रेखा खींच ली, और यहाँ पर फिर से दो समांतर रेखा खींची, और इससे चार बिंदु का निर्माण हो चुका है। चार बिंदु का जो निर्माण हुआ है उसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। और आप देखेंगे कि इसमें जो रेखाखंड है ए और बी के बीच में जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को हम भुज कहते हैं, क्योंकि इस आकृति की यह भुजा है। और इसका जो लंबाई है, इसका लंबाई है ए, इसका जो दूसरे का लंबाई भी है ए, और ये सब की लंबाई एक समान है। ये जब सारी लंबाई एक समान हो और दो रेखा के बीच का जो कोण हो वो समकोण हो, 90 डिग्री हो, तो उससे जो आकृति का निर्माण होगा उसको कहेंगे वर्ग। तो अभी हम देखेंगे कि अभी हमको यदि वर्ग बनाना हो तो हम कैसे वर्ग बना सकते हैं। यानी ये तो आयत है और आयत से अभी हमको वर्ग बनाना है। तो आयत से वर्ग बनाना है तो इसको क्या करना है, हमको ऐसे करके इसको जोड़ देना है। देखिए आप भी इस तरह से पेपर ले लें। ये एक A4 साइज का पेपर है जो कि आयत है, और आयत से अभी हमको एक वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको आपस में जोड़ दें। और जोड़ने के बाद आप इसको यहां से, इस जो A4 साइज का यह जो आयत है, इसको हमने क्या किया, एक इसके समांतर से, क्योंकि इसकी और इसकी लंबाई एक समान होती है और इसकी लंबाई ऑलरेडी एक समान है, तो इसकी लंबाई को एक करने के लिए हमने यहाँ से इसको जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद जो ये जो एक्स्ट्रा जो पेपर बच गया है इसको हम कट कर लेंगे। इससे हमने कट कर लिया। अब इससे जिस आकृति का निर्माण होगा इसको कहेंगे आयत। ये जो आयत है इसमें क्या है, चारों भुजा एक समान है, ठीक है। इसमें कोई भी दो भुजा असमान नहीं है, यानी कि इसमें जो इसकी लंबाई है वो इसके बराबर है, इसकी लंबाई इसके बराबर है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वर्ग। और वर्ग का एक
जो इम्पोर्टेंट बात है कि वर्ग को आप क्या कर सकती हैं, वर्ग में ये पॉइंट को आप एक दूसरे के साथ मिला सकती है, और इसको वर्ग को जब आप मिलाएंगी तो ये जो रेखा बनेगी, इस रेखा को हमने अभी बनाया है, उसको हम लोग कहते हैं विकर्ण, उसका नाम रहता है विकर्ण। तो इस तरह की इसमें जो ये रहती है ना वर्ग में, इसमें जो ये जी और ये इस कोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये जो विकर्ण होता है इसकी भी लंबाई एक समान होती है। और अब हम चाहें तो इससे एक त्रिभुज का भी निर्माण कर सकते हैं। आप जब इस आयत को यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको जब आप मिलाएंगी तो इसको आप विकर्ण कहेंगी, और जब आप इसको फोल्ड कर देंगी तो इसमें 3 भुजा हो जाएंगी, 3 रेखा आप देख सकते हैं कि इसमें 3 रेखा है, पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है और तीसरी रेखा ये है, और 3 रेखा आपस में मिल रही हैं तो इससे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। और ये क्या है, इसमें 3 कोण भी है। और इस तरह से आप, हमने चतुर्भुज से स्टार्ट किया था क्योंकि हमारे पास A4 साइज का पेपर था, और A4 साइज का पेपर जो था वो हमारा आयत था। आयत में हमने क्या किया कि 2 कोनों को, क्योंकि इसमें 2 कोनों को आपस में मिला दिया, मिलाने के बाद एक्स्ट्रा पेपर बचा था उसको हमने काट दिया। काटने के बाद भुजा एक समान की हो गई, और जब चारों भुजा एक समान की हो गई तो उससे वर्ग का निर्माण हो गया। और जब वर्ग का निर्माण हो गया और इस विकर्ण को जब हमने इस तरह से कर दिया तो इसमें 3 रेखा बन गई, और 3 रेखा बन गई तो इससे त्रिभुज का निर्माण हो गया। ठीक है, आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो हम अभी तक परिमिति तक देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी शेप है तो अभी क्या होता है कि ये एक मेरे पास पेपर है, इसको कहते हैं चार्ट पेपर, इसको कहते हैं ग्राफ पेपर। इस ग्राफ में क्या है कि आप क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इस ग्राफ में ये आपको वहां पे मिल जाएगा। इसमें आप कोई भी, इसमें है ना बहुत छोटे छोटे ये होते हैं, क्या कहते हैं, विभाजन होते हैं, और उस विभाजन को जब हम काउंट करते हैं तो इस विभाजन को काउंट करने से हमें क्षेत्रफल मिलता है। क्योंकि अभी हम ज्यामिति नहीं सीख रहे हैं, जियोमेट्री नहीं सीख रहे हैं, तो अभी हमें जो क्षेत्रफल है वो इस ग्राफ पेपर के द्वारा ही बच्चों को सिखाना है। ये 4 से 5 क्लास के बच्चों में आपको सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से एक इस तरह की आपको है ना इस तरह की लाइन बनानी पड़ेगी, और लाइन बनाने के बाद आपको उसमें से या तो आप बच्चों को बोल सकती हैं कि आप आयत बनाओ, ठीक है, या तो फिर आप बहुत तरह से बनाया जा सकता है। जैसे कि आप इसमें बहुत सारी बिंदु है, ये बिंदु यहाँ पे बहुत सारी बिंदुएं हैं, इस बिंदु को जब आप आपस में मिलाएंगी तब रेखा का निर्माण होगा। अब जिस तरह से भी बिंदु को मिलाते चली जाएंगी एक रेखा बनेगी, ठीक है, वो रेखा कैसी भी हो सकती है। तो उस जब आप इस तरह से बिंदु को मिलाती चली जाएंगी तो एक, जब इस बिंदु को ऐसे मिलाते चली गई तो इससे एक आकृति का निर्माण हो चुका है। तो आप बच्चों को ये टास्क दे सकती हैं कि वो कोई भी आकृति बना के दिखा सके, ठीक है। इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि ये चतुर्भुज बनेगा या क्या बनेगा, इससे एक आकृति बन जाएगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, बहुत सारे डॉट्स अपने बोर्ड पे लिखते हैं। ये सब डॉट्स जो है समांतर है, तभी चतुर्भुज या आयत का निर्माण हो पाएगा। तो इस तरह से हमने बहुत सारे बिंदु को यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया है। अब हम चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो मैंने आपको बोला कि चतुर्भुज में क्या होती है
कि जो समांतर रेखा होती है उसकी भुजा की लंबाई एक समान होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये बनाने के लिए, बिंदुओं के द्वारा आयत बनाने के लिए क्या कहेंगे, ये एक बिंदु हो गई, ये दूसरी बिंदु हो गई, ये तीसरी बिंदु हो गई। तो यहाँ पर कितने पॉइंट, कितने बिंदुओं को हमने जोड़ा है, 1 2 3 4, 4 बिंदुओं को जोड़ा है। लेकिन हमको अभी आयत बनाना है। और आयत कैसा दिखता है, आयत में लंबाई एक समान नहीं होती, लंबाई क्या होती है, लंबाई डिफरेंट होती है, अलग होती है। तो अब हम ये वाला जो है, अभी ये हमारा लंबाई बन चुका है, अभी हम आधार बनाएंगे। आधार बनाने के लिए हम इसमें 5 बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 बिंदु आपस में मिला चुके हैं, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए 6 बिंदु तक मिला दिया हमने। ये बिंदु एक्चुअली मैं हाथ से बना रहा हूं, लेकिन ये बिंदु एक समान लंबाई पे होती है। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे ताकि ये हमारा A4 साइज का पेपर बन जाए, एक आयत बन जाए। और इस तरह से जब बिंदुओं को मिलाते हैं तो इस तरह से बिंदु से आप क्लास 4 के या क्लास 3 के या क्लास 2 के बच्चों को इन बिंदु पे, उनपे है ना एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें इस तरह से बिंदु दिए गए हैं, उससे आप आयत का निर्माण करवा सकती हैं उनसे। और इसी में आप उनसे बोल सकती हैं कि यदि वर्ग का निर्माण उनको करना हो तो वर्ग के निर्माण में उनको जो बिंदु है वो बिंदु काउंट करके सेम बिंदु तक पहुंचना पड़ेगा। यदि उन्होंने यहाँ पर 4 बिंदु लिए हैं तो उनको भी यहाँ पर 4 बिंदु तक ही लेना पड़ेगा। और तब जब बिंदुओं की संख्या समान होगी, जब उसको लाएंगे तो उससे वर्ग का निर्माण हो जाएगा और इसमें सारी भुजा एक समान होंगी। अभी सब हो चुका है। अभी हम लोग है ना ग्रेडिंग देखेंगे कि यदि हमको, हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है कि हमको क्षेत्रफल निकालना सीखना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, ये जो हमारे पास चार्ट पेपर या तो ग्राफ पेपर जो होता है, वो उस ग्राफ पेपर में क्या करते हैं कि जो एक स्केल होता है, आपने स्केल देखा होगा, उसमें स्केल में सेंटीमीटर में नाप रहती है, ठीक है। तो उसमें 0 से लेकर के 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस तरह से उसमें नाप दिया हुआ रहता है। और जब इसको इधर आगे मिला दें तो इसमें भी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। ये आगे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग काउंट करेंगे। यदि हम इस ग्राफ पेपर में काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हो गया 0 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम पेंसिल से भी लिख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में। तो आपको बच्चों को बोलना है कि वो अपने साथ एक चार्ट पेपर, जो कि है ना 5-10 रुपए में मिल जाएगा, या तो आप एक कॉपी ले सकती हैं जो कि 10 रुपए की मिलती है। और 10 रुपए की मिलने के बाद उसमें 15 पेज होते हैं और वो 15 बच्चों को आप बांट सकती हैं। और बांटने के बाद उसमें आप क्या करेंगी कि ये जो चार्ट पेपर है उसमें आप इसमें नंबरिंग कर देंगी 1 से लेकर के 10 तक। तो मैं अभी नंबरिंग करने जा रहा हूँ। और इसमें जो एक खंड है जहां पर मैं नंबर लिख रहा हूँ, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी और 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो आप इस तरह से बच्चों को आप इसमें लिखवा सकती हैं नंबर। आपको ये नंबर दिखाई दे रहा होगा, मैंने 0 से लेकर के जहां पर आपस में मिलती है वहां पर 1 से लेकर के
सारे को खंडन कर दिया, यानी कि सारे पे नंबरिंग कर दिया है। अभी क्या करना है, इस पे यदि आपको एक आयत बनाना है तो आपको जो सेम नंबर तक जाना पड़ेगा, और सेम नंबर पे जाने के बाद, क्योंकि आयत की भुजा की जो लंबाई होती है वो जो आमने सामने की भुजा की लंबाई एक समान होती है, और जो दो भुजा की लंबाई तो एक समान होगी, और जो बाकी दो भुजा की लंबाई होगी उसकी लंबाई थोड़ी हो सकती है या तो छोटी हो सकती है, लेकिन एक समान नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से 5 तक जा रहे हैं, और दूसरा जो है हम 6 तक जा रहे हैं या 7 तक जा रहे हैं, और इसको आपस में हमने मिला लिया। इस पर इसको आपस में हमने मिलाने के बाद आप यहाँ पे देख रही होंगी कि मैंने यहाँ पर एक लकीर से मिलाया है। यहाँ पर मैंने यहाँ से 0 से लेकर के 6 तक गया हूं मैं, और फिर इसको आप आपस में मिला लें। तो इसको मिलाने के बाद ये जो एक ब्लॉक, ये इस तरह से एक आकृति बन गई, और इसमें हमने जानबूझ करके इसको आयत बनाया है, जिसमें कि दो समांतर रेखा जो है उनकी लंबाई एक समान है, और इन दो समांतर रेखा की लंबाई एक समान है। और अब इसमें जो ब्लॉक होता है वो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का है, और इसको हम जो इसका जो एरिया होगा वो एरिया होगा 1 स्क्वायर मीटर या 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें कितने सारे ब्लॉक बने हैं उसको हम गिनेंगे, ठीक है। तो मैं अब इसमें ब्लॉक का निर्माण करने जा रहा हूं, और उस ब्लॉक को मैं नंबरिंग करूंगा, और जितने ब्लॉक बनेंगे और इस आकृति का क्षेत्रफल उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इस तरह से ब्लॉक का निर्माण कर चुका हूँ। आप देख रही होंगी कि मैंने ग्राफ पेपर लिया था, पहले ग्राफ पेपर के इस लाइन पे मैंने नंबरिंग दी, फिर यहाँ पर मैंने दूसरे लाइन पे नंबरिंग दी, और आयत बनाने के लिए क्या किया कि यहाँ पे 5 लिया और दूसरे पे 6 लिया। यदि मैं दोनों नंबर सेम लेता तो ये एक वर्ग बन जाता, लेकिन हम आयत से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आयत हमें बहुत जगह पे देखने को मिल जाता है। हमारे पास में जो पेपर होता है वो भी एक आयत है, वो आयत, क्योंकि आयत हमारे पास ज्यादा कॉमन है इसलिए हम आयत से स्टार्ट कर रहे हैं। यदि हमें वर्ग बनाना होगा, हम आगे देखेंगे कि इस ग्राफ पेपर पे हम वर्ग भी कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनको खंडन कर लिया है, और खंडन करने के बाद ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब मैं इस पे नंबरिंग लिखने वाला हूँ, और नंबरिंग लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पे इसमें जितने नंबर्स आएंगे उतना ही इसका एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो सर से जरूर पूछे, या चैट बॉक्स में लिख के डाल दे, जिससे सर भी जान लें कि क्या प्रश्न है, और आप लोग को उसका उत्तर भी मिल जाए। आपके जो भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। एकदम सही है मैडम। हेलो हेलो जी जी सर। जी मैडम, मैं यही बोल रहा था, अब काफी अच्छा सेशन रहा, और हमारे जानबूझ यहाँ पर ये साथी जो जो हैं छोटे छोटे ब्लॉक थे निश्चित तौर पे उस वो पे हमने सवाल तो नंबर लिख करते दिया नहीं। 1 से लेकर के, तो और ये अब जो मेरा नेक्स्ट लास्ट सेशन नंबर अपने आया 2 है वो बजे से भी 35 है। आया है, क्योंकि मैंने आपको तो पहले ही बोला था कि जो एक ब्लॉक है लगता है सर वो तक 1 हमारी आवाज नहीं सेंटीमीटर बाय पहुंच 1 रही है। सेंटीमीटर का है, और एक ब्लॉक का जो क्षेत्रफल जी, है मेरी आवाज वो पहुंच पा रही है 1 मैडम? वर्ग हेलो सेंटीमीटर है। तो सर यहाँ पे आपकी यदि आवाज तो 35 क्लियर ऐसे है, ब्लॉक सर है तक तो हमारी इस आवाज जो लगता नहीं पहुंच हाँ, आकृति रही का है। सर जो नहीं सुन पा क्षेत्रफल रहे हैं, होगा वो तो मेरा 35 वही वर्ग रिक्वेस्ट सेंटीमीटर था, होगा, थोड़ा सा क्योंकि सर यहाँ को पर जो एक चैट भुजा बॉक्स की में जो मैसेज लंबाई है करिए कि वो नेक्स्ट एक हमारे भुजा की लंबाई जो 2 मैंने बजे वाले सेशन है 5 ली है, और जो तो दूसरी ये भुजा की 1 लंबाई घंटे है का वो रहता मैंने है, जैसे कि 7 ली जान है। रहे हैं। फिर तो 2 बजे आयत से को हम सबको दूसरी जुड़ना तरह है, से ज्योमेट्री तो के थ्रू भी प्लीज निकाल उनको सकते थोड़ा हैं, सा लेकिन मैसेज हमारा करिए। जो सिलेबस है वो क्लास 1 ठीक to है। 5 तक ही है। तो हमें यहाँ पर बच्चों को इस तरह से ग्राफ पेपर पे, यानी कि आयत या तो फिर
वर्ग बना करके उसका क्षेत्रफल निकालना सिखाना है। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे, और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो परिमिति होती है, यहाँ पे जो किनारा होता है, उस किनारे से जब हम चलना स्टार्ट करते हैं, इसके थ्रू हम चलना स्टार्ट करते हैं, फिर हम इधर जाते हैं, फिर हम इधर जाते हैं, और हम जब वापस आते हैं और उसी छोर पर या उसी किनारे पे आ जाते हैं, तो जो रस्सी या तो जो हमें यानी कि जो हमें कवर करना पड़ा है, जो लेंथ कवर करना पड़ा है, उसको हम परिमिति कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप बच्चों से पूछ सकती हैं कि इसका परिमिति क्या होगा। तो बच्चे यहाँ से 5 ब्लॉक पहले है ना, मैं इसकी परिमिति भी निकाल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने नंबर पहले ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये मैं अपेक्षा करता हूँ कि क्लास 4 और क्लास 5 के बच्चों को गणित जोड़ना आता है। यदि क्लास 4 और 5 के बच्चों को गणित जोड़ना नहीं आता होगा, तो आपको उनको गणित सिखाना पड़ेगा। आप गणित जोड़ सिखाने के लिए माचिस की तिल्लियां या तो हाथ की उंगलियों का उपयोग कर सकती हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर यदि मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, तो आप उनको बोलेंगे कि आप अपनी 6 उंगलियां निकालो, या 6 उंगलियां आप अपने दिमाग में रख लो। उसके बाद यदि ये 5 उंगलियां इधर हैं, तो आप बोलेंगी उनको कि आप 5 उंगलियां खोलो और उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करो। तो जैसे ही ये 5 और ये 6 हैं, जब ये काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 5 मैंने दिमाग में रख लिया, जब 6 मैंने दिमाग में रख लिया, क्योंकि यदि हम जोड़ सिखाते हैं तो इसमें हम ये बोलते हैं कि आप जो बड़ा नंबर है उसको अपने दिमाग में रख लीजिए, और जो छोटा नंबर है वहां से आप जोड़ देखना स्टार्ट कीजिए। तो यदि आप मान लीजिए 6 और 5 का जोड़ है, तो आप 6 अपने दिमाग में रख लीजिए, और जो 5 जो है ये एक हथेली में खोल लीजिए, और उसके बाद आप जोड़ना स्टार्ट कीजिए। तो ये हो जाएगा 6, ये 6 से हमने स्टार्ट किया था, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11। अब हम 11 अपने दिमाग में रख लेंगे, और जब हम इधर पे आएंगे तो इधर भी 6 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हम 6 उंगलियां खोलेंगे यहाँ पे। 11 हमारे दिमाग में है, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, और 17 फिर हम अपने दिमाग में रख लेंगे। और उसके बाद 5 हमारा जो है, यहाँ तक आने के लिए हमें 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ही ट्रेवल करना है, तो हमारे दिमाग में 17 ऑलरेडी है। और हम जब जोड़ के द्वारा, और जोड़ के द्वारा हमारा जो पेरीमीटर है वो 22 सेंटीमीटर आया है। तो हम लोग यहाँ पर, मैं आपको दूसरे क्लास में जोड़, घटाव, गुना और डिवीजन भी सिखाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि सबसे पहले आप ये जो जोड़, घटाव और ये जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज होता है। तो हमने आकृति से समझा, क्योंकि आकृति या शेप हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि हम जोड़ क्यों कर रहे हैं, हम घटाव क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब वो जोड़ घटाव आप उनको, बच्चों को स्टोरी के थ्रू ये समझाएंगे कि वो उनके जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है, तब बच्चे अपने जीवन से उसको जोड़ करके, जब कोई भी आदमी अपने जीवन से जोड़ करके सीखता है, तो वो बहुत ज्यादा सीखता है। क्योंकि कहा गया है कि गणित जो है अपनी तार्किक, जो तार्किक यानी कि लॉजिकल नॉलेज है उसको बढ़ाता है, लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, और आपके जीवन में जो हो रही चीजें होती हैं उनसे उनको जुड़ता है। गणित केवल याद करने का विषय नहीं है कि हमको पहाड़ा 2 का याद आ गया तो उससे हमारा जीवन अच्छा होगा, या तो मैं बहुत तेज हूँ। आपको पहाड़ा याद नहीं करना है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको बस ये सोचना है कि आप कैसे बच्चों की जो लॉजिकल नॉलेज होती है, या रीजनिंग की जो नॉलेज होती है, या जो एप्टीट्यूड होता है, वो आप उसको कैसे बढ़ा सकती हैं। तो बढ़ाने के लिए सबसे पहले उसको, आपको जोड़ को या तो घटाव को, उसको आपको उनके जीवन से जोड़ना है। कि आप जैसे जोड़ घटाव उनको सिखा रही हैं, तो आप उनको कुछ पत्थर दे दे या तो कुछ पैसे दे दे और फिर कुछ खरीदने के लिए भेजें, तो उनको समझ में आएगा कि ये उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है। हाँ, मैं विनोद जी आपका देख रहा हूँ, आप बोलना चाह रहे हैं सर, बोलिए प्लीज। आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज सर आप बोलिए। विनोद सर, विनोद सर आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या?
क्योंकि विनोद सर ने एक हाथ खड़ा किया हुआ था, मैं देख रहा था, तो मुझे लगा कि वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, हम आगे जो बढ़ते हैं। तो मैं आपको डिवीजन भी सिखाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन भी सिखाऊंगा, हर एक चीज की हम है ना तह तक जाएंगे और सीखेंगे कि ये हमें क्यों करना है और इससे हमें फायदा क्यों है। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत तो समझ पाए होंगे। मैं चाहूंगा, मैं चाह रहा था कि आप यानी कि आप थोड़ा बहुत तो सीखे होंगी कि आकार क्या होता है, बिंदु क्या होती है, रेखा किसे कहते हैं, रेखा से रेखाखंड कैसा बनता है, रेखाखंड से किरण कैसे बनता है, और किरण से जब दो रेखा को हम आपस में मिलाते हैं तो एक यानी कि कोण का निर्माण होता है, और फिर बहुत सारी रेखा जब आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो एक आकृति का निर्माण होता है। और आकृति के निर्माण होने के बाद उस आकृति के अंदर कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ बाहर हो सकती हैं, कोई आकृति छोटा हो सकता है, कोई आकृति बड़ा हो सकता है। इस तरह से हमने जब इसको देखते चले गए और हमारा जो पढ़ाई का जो लिमिटेशन था वो केवल है ना 2 आयामी था। हम इसकी ऊंचाई को नहीं, हम इस समतल सरफेस सतह होती है उस पे ही हम सीमित रह गए। तो देवाशीष सर ने पिछले बहुत यानी कि पुरानी वीडियो में आपको कितनी तो सतह पे बात करने के बाद हमने ये देखा कि हमारी जो फ्लोर होती है उस फ्लोर का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, या हमारे जो घर में जो खेत है उस खेत पे यदि हमको परिमिति या तो बांध बांधना हो या तो उसको घेरा करना हो तो हमें कितना तार खरीदना पड़ेगा। उसको भी हम एक धागे से यदि उसके कोने पे एक क्या कहते हैं कील को ठोक ले या तो एक है ना रॉड को काट दें तो उसका भी नाप ले करके जब हम उस बिंदु से चलना स्टार्ट करेंगे और फिर वापस उसी बिंदु पे लौट के आएंगे तो हमें परिमिति मिल जाएगी। और उस परिमिति को हम टेप से नाप देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बहुत सारे जो होते हैं अपने घर में, मान लीजिए ईंट की जो यानी कि जो घेरा नहीं मार सकते हैं तो वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं जो तार होती है ना नुकीली वाली तार, उसको खरीद करके उनसे तो करेगा पड़ती बात कर ले भैया खन मम्मी प्रीत्रा प्री का ना वो जोर के साग का बुझाती हेलो 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 हाँ हाँ अभी अभी आवाज क्लियर सुनाई दिया। हाँ बोलिए। यस सर। हाँ हाँ एक्चुअली लगता है कि मेरे हेडफोन से थोड़ा प्रॉब्लम था। मैंने जो भी आपको बोला वो आपको समझ में आया? यस सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। अच्छा मैम हमारी आवाज आ रही है? थैंक यू मैम। मैं भी चाहता हूँ हाँ हाँ मुझे आपने सर बहुत अच्छे से बताया रेखा का महत्व, कैसे एक रेखा दूसरे रेखा से मिलके कोण बनता है सबका। तो मुझे लगता है सभी ज्ञानदूत लोगों को समझ में आया होगा। और असल में अभी इसके बाद दूसरा सेशन है और ये सेशन भी एंड होने वाला है। तो मुझे लगता है अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो सर से अभी पूछ ले, नहीं तो चैट बॉक्स में भी लिख के क्वेश्चन अपने आप लोग डाल सकते हैं।